हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी का एक बार फिर से आशीष पानी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया था। उसमें हमने सीखा कि किसी भी संबंध और फलन को कैसे सॉल्व किया जाता है और प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम प्रश्नावली के विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अर्थात संबंध और फलन की विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी की। चलिए अपने बुक ओपन करिए, आइए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है संबंध f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लिखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है पहला f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 3 और f x इक्वल टू 3x स्क्वायर या x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें लिखा है एक फलन और है gx। इसके लिए कंडीशन क्या है? यदि gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस लिए? यदि x 0 के इक्वल हो और ग्रेटर हो और 2 के छोटा हो और बराबर हो। और दूसरी बात gx इक्वल टू 3x, यदि x 2 के ग्रेटर हो और इक्वल हो और 10 से छोटा हो या बराबर हो। इसके लिए द्वारा परिभाषित फलन है। इसमें करा है दर्शाइए कि f एक फलन है और g फलन नहीं है। इस क्वेश्चन में करा है f एक फलन है और gx एक फलन नहीं है। इसमें हमको दर्शाना है। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लासों में हम सीख चुके थे कि फलन कब बनता है, अर्थात किस स्पेशल टाइप के संबंधों से फलन बनता है। तो हमने उसमें सीखा था यदि किसी समुच्चय के क्रमित युग्मों में प्रथम घटक का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है तो वो फलन होता है। और एक चीज हमने सीखा था कि किसी भी क्रमित युग्म का प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें देखिए क्रमित युग्म जैसे कोई है, जैसे मान लीजिए क्रमित युग्म है 3,1, दूसरा क्रमित युग्म है 3,2, फिर एक हो गया 4, 6, 5, 4। ठीक है। इसमें हमने देखा अगर कोई समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है। ठीक। इसमें अवयवी संख्या क्या आ रही है? 3 आ रही है और इसमें और क्या है? 4 है और क्या है? 5 है। इसमें क्या आया? 1 आया, फिर क्या आया? 2 आया, फिर क्या आया? 6 आया, फिर क्या आया? 4 आया। ठीक। अगर इसकी हम आरेखन बनाएं तो 3 का दिया है एक बार 1 के साथ, फिर एक बार 3 का दिया है 2 के साथ, फिर एक बार दिया है 4 को 6 के साथ, फिर एक बार दिया है 5 को 4 के साथ। इसमें देखिए, इसमें क्या है? प्रथम घटक का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। फलन की परिभाषा क्या है? यदि किसी भी दो समुच्चयों को मिलाकर के फलन बनाया जा रहा है तो प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें देखिए प्रत्येक अवयवी समुच्चय इस संबंध में भाग ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, लेकिन प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया? अवयव 3 के एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहे हैं। दूसरे वाले समुच्चय को प्रथम वाले समुच्चय का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब, और पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब ये वाला प्रतिबिंब है और ये वाला पूर्व प्रतिबिंब है। मतलब 3 के कितने प्रतिबिंब हैं? 1 और 2 प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये फलन के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये संबंध क्या है? फलन नहीं है। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या एक वैल्यू रखने पर क्या इस फलन के दो मान आते हैं? क्या ये दो मान आ रहे हैं? इसका मतलब ये फलन नहीं है। ये 2 मान नहीं आ रहे हैं, हर एक घटक का अलग अलग मान आ रहा है, तो इसका मतलब वो संबंध होगा, उसका मतलब वो संबंध फलन बनने के लायक है। इसमें देखिए अप्लाई कीजिए। इसमें देख रहे हैं हम जो 3 है वो दोनों कंडीशन में कॉमन है। इसमें हम देख रहे हैं इस फलन में f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें भी बाउंडेशन 3 की है, और f x इक्वल टू 3x है, इसमें भी 3 की कंडीशन आ रही है। मतलब ये 3 की जो कंडीशन इसमें दिया है वो दोनों में शामिल हो रहा है। मतलब हम 3 रख करके एक बार चेक करेंगे क्या दोनों को 3 रखने पर दोनों में वैल्यू एक ही आ रही है या वैल्यू अलग अलग आ रही है। आइए चेक करते हैं। यदि पहले वाले बाउंडेशन में f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये पहला वाला कंडीशन है, इसमें करा x ग्रेटर देन 0 और 3 लेस देन होगा या इक्वल होगा, तब f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे। आइए तो इसलिए इसमें अगर 3 रखें हम तो क्या आएगा? तो 3 का स्क्वायर करें तो आ गया 9। ठीक है। ऐसे ही मतलब ये फलन परिभाषित है सिर्फ इतने कंडीशन के लिए। अगर x की वैल्यू 0 होगी तब यहाँ इस इक्वेशन में रख सकते हैं, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी इसमें रख सकते हैं। मतलब यदि x की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक होगी तब इस वाले फंक्शन में x स्क्वायर में x की वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसके ज्यादा हो जाएगी तब इसमें नहीं रखेंगे। तो बात आ जाती है इसमें, यदि x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है और 10 तक जाती है तो इसकी यूज करेंगे हम।
तो मतलब 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में 3 3 रख करके हम देखेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू समान आ रही है या अलग अलग आ रही है फंक्शन की। तो इसमें देखिए एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा वाला कंडीशन है कि इसमें दिया है 3x, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन था, ये एफ एक्स इक्वल टू 3x। इसमें भी हम 3 की वैल्यू रखकर चेक करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, इसमें भी हम 3 रख के चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। मतलब इसमें भी 3 की वैल्यू रखने पर 9 आया था और इसमें भी 3 की वैल्यू रखने पर 9 आया, मतलब कि दोनों की बात सही है, दोनों में वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम कहेंगे यह जो संबंध है वह एक फलन है। आइए इसी प्रकार से हम दूसरे वाले में चेक करेंगे कि क्या इसमें देखिए इस बाउंडेशन में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन वाले वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे, अगर दोनों की वैल्यू समान आती है इसका मतलब यह फलन है, अगर अलग अलग आती है मतलब एक घटक की एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहे हैं इसका मतलब यह संबंध फलन नहीं है। आइए एक बात अप्लाई करके देखते हैं, दूसरा वाला फंक्शन लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट कंडीशन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हम एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे, आइए रख कर चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब जी 2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आता है 2 का स्क्वायर अर्थात 4। फर्स्ट कंडीशन में इसकी वैल्यू 4 आती है, दूसरे वाले कंडीशन में भी अर्थात जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर में यदि 2 की वैल्यू रखें और 4 आ रही है इसका मतलब ये फलन होगा, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू 3x, इसमें भी x इक्वल टू 2 वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जी 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इसमें देखिए क्या आ गया 6 आ गया और इसमें क्या आ गया 4, दोनों क्या मैच कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब 2 के साथ प्रतिबिंब में क्या आया 4 आया और 2 के साथ क्या आया 6 आया, 2 अलग अलग क्रमिक युग्म बन रहे हैं अर्थात 2,4 और 2,6, 2 अलग अलग क्रमिक युग्म बन रहे हैं अर्थात 2 की एक से अधिक प्रतिबिंब बन रही है, इसका मतलब यह संबंध एक फलन नहीं है। तो इसलिए हम इसको ये बात लिख भी देंगे क्योंकि जी एक्स, इसमें लिखेंगे जी एक्स फलन नहीं है, फलन नहीं है क्योंकि क्रमिक युग्म क्रमिक युग्म 2,4 और 2,6 के प्रथम घटक 2 का एक से अधिक प्रतिबिंब है। इसलिए यह एक संबंध नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ इसमें वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ 1,1 माइनस एफ 1 अपॉन 1 माइनस 1.1 माइनस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये दिया है क्वेश्चन में। इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है, आप लोग सॉल्व करते रहिए, देखिए आ गया क्या आंसर, कर लिए, चलो बहुत अच्छे। आइए देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.1 की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद एफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एफ 1.1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ देखिए x की जगह 1.1 आ गया, इसका मतलब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो एफ 1.1 मतलब x के स्थान पर 1.1 रखेंगे, तो 1.1 का स्क्वायर इसका मतलब 1.1 इंटू 1.1 और ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। एफ 1.1 की वैल्यू क्या आ गई, इतनी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ 1 की वैल्यू क्या है, तो एफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से जहां x है वहां 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1,
जब F1 रखें तो इसका वैल्यू क्या है F1। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसमें जिस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से लेंगे और वहां पर पुट करेंगे, ठीक है। आइए तो F 1.1 की वैल्यू क्या आई है, F 1.1 की हमने वैल्यू पॉइंट आउट की है, क्या है 1.21 माइनस F1 की वैल्यू कितनी आई है, F1 की वैल्यू आएगी 1, ठीक, अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 की वैल्यू की 1.1 की वैल्यू नहीं निकली है, क्योंकि यही लिखना है वैल्यू ही 1.1 माइनस 1, यदि यहाँ पे f लिखा होता तो यहाँ पे f की वैल्यू रखते, ठीक। तो इसको सॉल्व करें, 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.21 और यहाँ पर 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.1, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, एक अंक यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 2.1, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 2.1, ठीक। यहाँ कंफ्यूजन है तो इसको एक प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, 0.21 अपन 0.1, इसमें 10 का इसमें इंटू, यहाँ भी इंटू करेंगे, यहाँ जाएगा 2.1, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग, देखिए क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फलन दिया है, उसमें उसका प्रांत ज्ञात करना है। फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू, लिखते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये फलन है, तो इसका डोमेन पूछ रहा है, प्रांत, तो आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यदि कोई फलन दिया है और उसकी प्रांत पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है इसका डोमेन क्या होगा। पहले तो हम देख रहे हैं ये क्या है, परिमेय फलन है, और ये एफ एक्स क्या है, परिमेय फलन है, परिमेय फलन है, रेशनल फंक्शन है। और परिमेय फलन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये एक संबंध, एक परिमेय फलन है। तो परिमेय फलन की एक बात क्या होती है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात अगर 0 के बराबर है तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, और फलन कभी अपरिभाषित नहीं होता है, फलन परिभाषित ही होता है, मतलब वो संबंध जो है अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, x की जगह वो वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे वो फलन क्या हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। तो क्या करेंगे, इसका प्रांत निकालने के लिए हम वो वैल्यू ढूंढेंगे जो इसको संतुष्ट करता है। और प्रांत निकालने का एक तरीका और है कि वो वैल्यू हम खोजें जिससे यह संतुष्ट नहीं होगा, अर्थात जिससे यह अपरिभाषित हो जाएगा, तो उन्हीं वैल्यू को निकाल लेंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी वही इसका प्रांत हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये इस फलन का हर है, इस फलन का क्या है, डिनोमिनेटर हर है। तो हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के क्या मान रखने पर ये 0 के बराबर आता है। तो जो मान रखने पर 0 के बराबर आएगा उसी को निकालेंगे। तो हम खोजे पहले कि किस मान को रखने पर 0 आएगा। तो हमने देखता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अगर 0 रखें तो किस मान पे 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारे बन जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब x की एक मान क्या आ जाएगा 6 और x का एक मान क्या आ जाएगा 2। दो मान आ रहे हैं, अर्थात अगर x इक्वल टू 6 रखें इस इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा 0, और 2 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0। मतलब 6 और 2 अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये जो संबंध है वो क्या बन जाएगा अपरिभाषित। इसलिए इन दोनों को निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा प्रांत। तो इसका प्रांत क्या आया, सभी वास्तविक संख्याएं आई। वास्तविक संख्या मतलब r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, बशर्ते उसमें से ये दो संख्याओं को निकाल दिया हमने, 6 और 2 को। तो 6 और 2 को निकाल दिया, मतलब 2 और 6 को माइनस कर दिया। ये जो चीजें आई हमारा हो गई प्रांत। ये समुच्चय है इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखे, ये अवयव है इसलिए इसको लिखे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। इसमें दिया है
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित एक फलन है, इसका प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स माइनस वन। ठीक है, ये एक फलन दिया है, इसको कह रहा है प्रांत ज्ञात करिए और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत ज्ञात करना है और परिसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स माइनस वन। प्रांत मतलब हम सीधा सीधा हमारा फंडा है, इसमें खोजेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। तो एफ एक्स की जगह जीरो भी रखें तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा। देखते हैं अगर एफ एक्स की जगह जीरो रखें तो क्या आता है, जीरो माइनस वन अर्थात माइनस वन। ये काल्पनिक संख्या हो गई, अर्थात ये जीरो वैल्यू नहीं रख सकते। फिर क्या रखें साहब, एक रखें। अगर एक रखें तो क्या आएगा, वन माइनस वन, और जीरो कर देगा इसको और ये जीरो आ जाएगी। मतलब ये भी वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। मतलब जीरो की वन के लिए तो सही है ये। फिर टू रखें तो टू रखेंगे तब भी वन आएगा, पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए, इसके अंदर वास्तविक संख्या आनी चाहिए, अर्थात ये वन के लिए सही है, टू के लिए भी सही है, थ्री के लिए भी सही है। तो 1 2 3 रखते चले जाएंगे, सबके लिए सही आती चली जाएगी। लेकिन अगर माइनस में रखेंगे तो फिर ये माइनस बन लेगा और माइनस क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या। इसलिए इस फंक्शन में जीरो भी नहीं रख सकते, न तो कोई माइनस संख्या रख सकते हैं, अर्थात रखेंगे क्या, पॉजिटिव संख्या रखेंगे। तो इसमें हमने सीखा इसका जो प्रांत है वो क्या क्या हो जाएगा। प्रांत में हम एक रखेंगे, एक से लेकर के सभी पॉजिटिव संख्या रखेंगे। इसका प्रांत हम इस प्रकार ले सकते हैं, एक से लेकर के सभी पॉजिटिव वास्तविक संख्या है। इसको प्रांत हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब इस अंतराल में एक भी शामिल है, ये क्लोज इंटरवल बता रहा है। ठीक है, इसकी परिसर देखिए तो क्या आएगा, परिसर मतलब अगर इन संख्याओं को रखेंगे तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। तो हमने सीखा कि इसमें हमेशा क्या आता है, अगर वन रखे थे हम, वन रखे तो वैल्यू क्या आई थी, जीरो। फिर टू रखे थे तो इसके बाद आती चली जाएगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो शुरू होती है किससे, जीरो से, और उसके बाद इन्फिनिटी तक आती है। ये हो गया इसका परिसर। ठीक है, यहाँ पर आती चली जाएगी, टू रखेंगे तो वन आएगी, फिर इसके बाद ऐसे रखते चले जाएंगे, हमारी वैल्यू आती चली जाएगी। इसका मतलब जो इसका परिसर है वो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा, और जिसका प्रांत है वो एक से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित एक फलन है, एफ का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका प्रांत ज्ञात करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब इसके सामने प्लस लगाएंगे कब, जब ये x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो तो रख नहीं सकते क्योंकि जीरो रखेंगे तो माइनस आ जाएगी, वन रखेंगे तो जीरो आ जाएगी, मतलब तभी पॉजिटिव रहेगी। वन से ग्रेटर रखेंगे तो इसके लिए ये सही है, मतलब इफ x इज ग्रेटर देन वन, अगर वन से ज्यादा रखेंगे तब तो इसकी वैल्यू ये लेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू अगर x एक से छोटी हो गई तो एक से छोटी अगर जीरो हो गई या इससे छोटी हो गई तो इसकी वैल्यू x माइनस वन ना लेकर के बल्कि इस समय माइनस वन लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डोमेन क्या आती है, रेंज क्या आती है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब एक से लेकर बड़ी तक की संख्या रखेंगे तो ये लेंगे, तो क्या आता है, अगर एफ एक्स की जगह टू रखें तो क्या आएगा, टू माइनस वन इक्वल टू वन, दो रखें वन आएगा, थ्री रखें तो क्या आता है, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। मतलब इधर रखते चले जाएंगे, इधर भी आती चली जाएगी वैल्यू। कहां से वैल्यू आएगी, अगर इसके ऊपर अगर यहाँ टू रखें मतलब मोर देन वन रखें तो वन आएगी, टू आएगी, इधर से आती चली जाएगी। और यहाँ पर अगर एक से छोटी रखें तो मतलब जैसे जीरो रखें तो वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एक्स माइनस वन रखेंगे। यहाँ पर माइनस जीरो माइनस वन करेंगे, ये माइनस रहेगा, ये माइनस वन इक्वल टू ये प्लस वन आ जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर रखें 1 -1 रखें, यहाँ पर माइनस है और यहाँ -1 इक्वल टू माइनस और -2, इस प्रकार से +2 आ गया। इसका मतलब एक चीज हमने देखा, यक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, चाहे 0 रखिए चाहे 1 रखिए, मतलब इसके जगह यक्स की वैल्यू हर चीज रखी जा सकती है। इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत पूरी वास्तविक संख्या है, मतलब किसी भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए फलन मान्य ना हो, मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसके जो इसमें रखी ना जा सकती है। तो रखी सभी वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती हैं, इसलिए इसका मतलब इसका प्रांत क्या है, हमारा पूरी वास्तविक संख्या ही है। प्रांत है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को किससे निरूपित करते हैं, आर से। फिर इसकी परिसर की बात आई, परिसर की मतलब इसकी y की वैल्यू क्या है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर हमने देखा, चाहे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तब भी तो पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तब भी पॉजिटिव आएगी, और कुछ भी रखते चले जाइए तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव संख्या आएगी। इसका मतलब इसका जो परिसर है वो एक ऋणेतर वास्तविक संख्या है। ऋणेतर वास्तविक संख्या जो ऋण ना हो, बाकी 0 हो या पॉजिटिव हो, उसके लिए इसका परिसर सही होगा। इसलिए हम रखेंगे परिसर इक्वल टू ऋणेतर वास्तविक संख्या है। ऋणेतर मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हो गया इसका परिसर और ये हो गया इसका प्रांत। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान ज्ञात कीजिए यदि f इक्वल टू यक्स कामा यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है f x इक्वल टू यक्स कामा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यदि x बिलोंग टू r। ये r से r में फलन है, ये जो फलन है वो r से r मतलब वास्तविक संख्याएं भी x की जगह पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए सही है, और r भी पूरी वास्तविक संख्याएं भी आ सकती हैं। तो इसमें देखते हैं इसका परिसर निर्धारित करना है, प्रांत नहीं पूछ रहा, सिर्फ परिसर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू यक्स कामा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में देखिए यक्स की वैल्यू क्या है, देखो y, इसका मतलब क्या है, जो यक्स कामा y है, मतलब इसमें क्रमिक जो क्या बना है यक्स कामा y, मतलब यक्स इक्वल टू यक्स है, y की जगह क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर है यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए यक्स कामा y और इसकी क्रमिक गुणों की तुलना करें हम, यक्स कामा यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यक्स y की वैल्यू क्या हमको प्राप्त हो रही है, यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन रहा है। इसमें देखते हैं यक्स की वैल्यू जो जो रखते चले जाएंगे हम, देखते हैं y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। एक बात यहाँ पे देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो हर है वो अंश से ज्यादा है। जब कभी भी हर अंश से ज्यादा होता है तो उसकी मान क्या आता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में आता है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, यदि उसका हर अंश से बड़ा हो। इसका मतलब यक्स की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। इसलिए हम इसका कह सकते हैं इसका परिसर क्या है, इसका रेंज क्या है, मतलब इसकी वैल्यू जो है y की कहां से कहां तक आ सकती है। तो हमने सीखा कि इसकी यक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी, मतलब जो यक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, परिसर कहां से कहां तक आ सकता है, परिसर 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और 1 से छोटी हो सकती है। ये थी हमारी आंसर इसका परिसर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि f और g r से r एक फलन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन है। इसकी f प्लस जी की वैल्यू बताइए, f माइनस जी की वैल्यू बताइए, f माइनस जी की वैल्यू बताइए, मतलब फलनों का बीजगणित का सिद्ध करना है। इसमें दिया है
कोई फलन f है और g है, ये फलन जो है r से r के लिए परिभाषित है। fx की वैल्यू दिया है x स्क्वायर, fx की वैल्यू दिया है x प्लस 1 और gx की वैल्यू दिया है 2x माइनस 3। तो आपको फाइंड आउट करना है fx प्लस gx, ठीक है। और ये तो फर्स्ट चीज, दूसरी चीज क्या निकालना है आपको, f माइनस जी, और तीसरी चीज निकालनी है आपको f माइनस जी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों, जब हम अपनी कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहे थे एपिसोड 1 और 2, तो उसमें हमने एक चीज बताया था आपको, क्या कि जो फलन होते हैं वो बीजगणित नियम का पालन करते हैं। अर्थात यदि कोई फलन f और g को जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमको प्राप्त होता है fx प्लस gx, ठीक है। तो हम ये हमें पूछ रहा है f प्लस g निकालना है, तो f प्लस g के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों को जोड़ लेंगे। fx प्लस gx, तो fx की वैल्यू क्या है x प्लस 1, हम इसमें पुट करेंगे fx इक्वल टू x प्लस 1 और प्लस gx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, ठीक है। तो x और 2x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 3 प्लस 1 के लिए क्या आएगा माइनस 2। ये आ गई वैल्यू किसकी, f प्लस gx की। अब हमको निकालना है f माइनस g, तो f माइनस g के लिए क्या फॉर्मूला है, बीजगणित नियम, मतलब fx माइनस cx, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो fx की जगह हमारी वैल्यू क्या आई है x प्लस 1, x प्लस 1, फिर gx के लिए 2x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 रहेगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो 2x और 1x 3x, तो 3 और 1 4, ये हो गई हमारी आंसर किसका, f माइनस c की। ऐसे ही हमको निकालना है f अपॉन g, थर्ड क्वेश्चन, f अपॉन g निकालना है। f अपॉन g का मतलब क्या है, fx अपॉन gx, बीजगणित रूल से। fx की वैल्यू क्या है x प्लस 1 और gx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। ये रहा हमारा आंसर इसका। तो हमने देखा कोई फलन दिया था, fx की वैल्यू दी थी और gx की वैल्यू दी थी, f प्लस g पूछी थी, तो हमने f प्लस g करके दोनों को ऐड कर लिया, हमारा आ गया 3x माइनस 2, ये f प्लस gx की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा है f माइनस g, तो हमने f लिखा और g लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी 3x प्लस 4 आंसर आ गया, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसमें f अपॉन g की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसको लिखा और इसको लिखा, दोनों को एडिशन कर दिया, हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, मान लीजिए कि f इक्वल टू 1, n, 2, 3, 0, माइनस n, जेड से जेड में fx इक्वल टू ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां a और b कोई पूर्णांक है, तो a और b को निर्धारित कीजिए। a और b की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक फलन दिया है, मैं लिखता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक फंक्शन दिया है f इक्वल टू दिया है 1, 1, 2, 3, 0, माइनस 1 और -1, -3, जेड से जेड में fx इक्वल टू ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है fx इक्वल टू ax प्लस b, ये रिलेशन हमारा दिया है, ठीक है। तो ये अभी कोई पूर्णांक है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी क्रमिक युग्मों में दिया रहता है ये चीजें, ये इसका मतलब हम समझते हैं इसमें ये जो पहली वाली चीज है वो x की वैल्यू है और दूसरी है जो y की वैल्यू है। कोई भी क्रमिक युग्म x, y से हम तुलना करते हैं और देखते हैं जो पहला वाला चीज है x का और दूसरा है घटक वो y का। ऐसे इसमें पहला घटक क्या है x, दूसरी घटक क्या है y।
इसमें भी ऐसे ही रूल फॉलो होता चला जाएगा। और इस चीज के लिए ये जो फलन है वही फलन इस द्वारा परिभाषित है, मतलब ये जो क्रमिक जो लिखे गए हैं ये रोस्टर रूप में लिखा गया है और इसका बिल्डर फॉर्म अर्थात निर्माण रूप क्या लिखा है, ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स, ये चीजें लिखा है यहाँ, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें एक्स की वैल्यू रखते चले जाएंगे, जो एफ एक्स होता है इसका मतलब वाई, हमने सीखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो फलन की वैल्यू होती है वो एफ एक्स जो है वो वाई के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी है इक्वल टू एफ एक्स है। तो ए है तो ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है, हम दो समीकरण बनाएंगे, उन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या रखें, कोई भी क्रमिक युग्म लेते हैं, मान लीजिए हम 1,1 लिए, इस 1,1 के लिए हम ये इस 1,1 में हम इस फलन पर रखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, पहला वाला अवयव 1 रखा हमने, फिर यहाँ है बी, एफ एक्स मतलब वाई, एफ एक्स मतलब वाई, तो वाई की जगह हम क्या रखें 1, वाई की जगह भी 1 है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया ए प्लस बी इक्वल टू 1, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा क्रमिक युग्म लेते हैं, मान लीजिए हम 2,3 लेते हैं, अब इसके लिए अप्लाई करें तो इसके लिए भी हमारा यही क्वेश्चन चलेगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसमें भी एक्स की जगह रखेंगे वैल्यू और वाई की जगह वैल्यू रखेंगे, और इसमें ए और बी में भी एक रिलेशन बनाएंगे। तो इसमें क्या आता है, एक्स की वैल्यू क्या है 2, ए इंटू 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की जगह सॉरी ए एक्स, बी की वैल्यू हमको पता नहीं है और एफ एक्स की वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का गुणा करके घटाएं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है 3। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1 है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम 2 का गुणा करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा आ जाएगा आंसर ए का, तो ये कैंसिल हो गया, ये b और माइनस 2b है, इसमें आ जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 1 अर्थात b इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो b इक्वल टू -1 आ गया, इस b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया था, a और यहाँ b की जगह हमने रख दिया -1 इक्वल टू 1, तो a हो गया, ये -1 इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 आ गया हमारा और b इक्वल टू -1। ये थी a और b की मान। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ, इसको नोट कर लिया आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, r इक्वल टू ए कामा बी, ए और बी में दिया है r इक्वल टू एक रिलेशन दिया है a कामा बी। ठीक है, इसमें दिया है a और b यन से बिलोंग करते हैं, और इसमें एक रिलेशन दिया है a और b में क्या, a इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है, यन से यन में एक संबंध r है। क्या नहीं देखिए चीजें सत्य हैं, कंडीशन लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा है क्या ये सभी सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य हैं तो बताइए, असत्य है तो उसका कारण बताइए क्यों असत्य है। तो पहला वाला चीज है a कामा a बिलोंग टू n, सभी a बिलोंग टू n के लिए ये बताना है क्या ये सही है कि नहीं है, अगर नहीं सही है तो उसका औचित्य भी बताना है इसमें। दूसरा है a कामा b बिलोंग टू r, का तात्पर्य है कि b कामा a बिलोंग टू भी r होना चाहिए, ये चीजें हैं। और तीसरी ऑप्शन है a कामा b बिलोंग टू r, b कामा c बिलोंग टू r,
का तात्पर्य है कि A, C बिलोंग टू भी R होना चाहिए। ये तीन कंडीशन दिए हैं, ये तीनों में बताना है कि असत्य है या सत्य है। यदि चीजें असत्य हैं तो उसका रीजन भी बताना है, औचित्य बताना है, आपको समझाना भी है कि क्यों असत्य है। आइए देखते हैं पहले ऑप्शन पे विचार करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। इसमें fx इक्वल टू दिया है a, b और सबसे बड़ी चीज दिया है a इक्वल टू b स्क्वायर। n दिया है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5, 0 नहीं होती है, 1 से लेकर के 2 3 4 5 तक होती है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इसमें a, बिलोंग टू n के लिए सही है क्या? चलिए आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, a ले लें तो इसमें देखिए क्या पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है क्या? मतलब 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो बातें ठीक थी, चलिए यहाँ तक तो सही थी। दूसरी लेते हैं 2, 2, इसके लिए देखते हैं तो 2 इक्वल टू 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा क्या? मतलब a दिया है इक्वल टू a बिलोंग टू n, ठीक है, इसमें दिया है a बिलोंग टू r। मतलब अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो बताइए क्या ये सही है क्या? देखिए ये रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब एक 2, 2, अगर मैंने पहले ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं हम, अगर 2, 2 लेते हैं तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा क्या? नहीं हो सकता, मतलब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। 3, 3, क्या 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, मतलब कि 3, 3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये बात क्या है? असत्य है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने स्क्वायर के बराबर नहीं होती है, इसलिए ये बात क्या है? असत्य है। कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने वर्ग के बराबर नहीं होती है, इसलिए ये बात क्या है? असत्य है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a, b बिलोंग टू r का तात्पर्य है b, a आल्सो बिलोंग टू r। जैसे एक क्रमिक युग्म है ये 4, 2, हमने कहा 4, 2 बिलोंग टू r है, ये बात सही है, ठीक है, 4, 2 बिलोंग टू r है क्योंकि 4 2 के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब बात आती है क्या 2, 4 भी बिलोंग करता है r से? तो 2, 4 भी क्या? 2 इक्वल टू 2 कभी भी 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब 2 4 का अगर स्क्वायर करें तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 4, 2 तो बिलोंग कर रहा था r से, लेकिन 2, 4 r से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 2, 4 डजंट बिलोंग टू r, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये दूसरा वाला कंडीशन दिया है a, b का r का तात्पर्य है कि b, a इक्वल टू r, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्याएं अगर जैसे a अगर b के स्क्वायर है तो b कभी भी a का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि दूसरा वाला भी क्या है? असत्य है। ये वाला भी असत्य और ये दूसरा ऑप्शन भी असत्य, ठीक है। कहिए तो एक कंडीशन और बता दें, जैसे 16 और 4, 9 और 3, 81, 9, कोई भी चीजें हैं जैसे क्रमिक युग्म में ये सभी बिलोंग करती हैं r से, ये भी बिलोंग करती है r से, ये भी बिलोंग करती है r से, और ये भी बिलोंग करती है r से, ठीक है। इसमें देखिए 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो है, ठीक है, पहला कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन 4 डजंट बिलोंग टू 16 के स्क्वायर से। ऐसे ही इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये संबंध का फॉलो नहीं करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? a, b बिलोंग टू r। इसमें हम 2 एग्जांपल लेते हैं। माना क्रमिक युग्म, 16, 4 बिलोंग करते हैं r से, ठीक है, तथा 4, 2 भी बिलोंग करते हैं r से, ठीक। इसको हमने मान लिया a, b बिलोंग करते हैं r से और b, c बिलोंग करते हैं r से, जहां a इक्वल टू 16 और 4 इक्वल टू b और 2 इक्वल टू c है। तो a, b बिलोंग करते हैं r से तथा b, c बिलोंग करते हैं r से। तो क्या देखते हैं a, c r से बिलोंग कर रहा है क्या? हमने देखा 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर है, ये बात सही है,
सत्य है, पहला चीज। दूसरी चीज हमने लिया 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये भी बात सत्य है। अब तीसरी, इसके साथ इसको अगर बनाए, क्या 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर सत्य है क्या? नहीं, 16 2 के स्क्वायर के सत्य नहीं है, असत्य है ये बात। ठीक है, मतलब a इक्वल टू बी स्क्वायर ठीक था, b इक्वल टू सी स्क्वायर ठीक था, लेकिन a इक्वल टू सी स्क्वायर ये असत्य है। मतलब यदि a कामा b बिलोंग टू r, ये बात ठीक है, b कामा c बिलोंग टू r, ये भी बात सही है, लेकिन बट a कामा c डजंट बिलोंग टू r, इसलिए ये बात क्या हो गई, a कामा b बिलोंग टू r, b कामा c बिलोंग टू का r का तात्पर्य है कि ये चीज नहीं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब a कामा b बिलोंग टू r और b कामा c बिलोंग टू r का तात्पर्य नहीं है कि a कामा c बिलोंग टू r। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, माना कि a इक्वल टू 1 2 3 कामा 4 दिया है और b इक्वल टू दिया है 1 5 9 11 15 और 16, और इसके बाद f इक्वल टू क्रमिक युग्म में दिए हैं 1 कामा 5 2 कामा 9 3 कामा 1 4 कामा 5 2 कामा 11। तो इसमें पूछ रहा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? क्या f a से b में एक संबंध है? क्या f a से b में एक फलन है? आइए देखते हैं। लिखा है a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10, a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 और b इक्वल टू दिया है 1 5 9 11 15 और 16, और f इक्वल टू दिया है 1 कामा 5 और 2 कामा 9 3 कामा 1 4 कामा 5 2 कामा 11। दो चीज पूछ रहा है, पहला f a से b में संबंध है, दूसरा f a से b में एक फलन है, f a से b में एक फलन है। हमने एक बात सीखी थी क्या, यदि कोई संबंध फलन तब होता है जब उसके प्रत्येक क्रमिक युग्म का प्रथम घटक का एक और केवल एक ही द्वितीय घटक से संबंध होता है। अर्थात जब किसी समुच्चय के प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के एक और केवल एक ही प्रतिबिंब से संबंध रखता है, तब तो वह संबंध फलन होता है। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है तब वो संबंध फलन नहीं होता है। यही चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सभी क्रमिक युग्मों के दो या दो से अधिक क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए ये चीजें डिस्कस करते हैं। इस क्रमिक युग्म में 1 कामा 5 है और कहीं किसी क्रमिक युग्म के पहला अवयव 1 है क्या, देखते हैं। ठीक है, नहीं है। इसका मतलब, और ये तो बात तो यहां तक तो सही थी, इसमें फॉलो करते हैं 2 कामा 9, इसमें प्रथम घटक 2 है और कहीं है क्या, हाँ यहाँ है। मतलब 2 का 9 भी है और 2 का 11 भी है। मतलब 2 से 2 प्रतिबिंब निकल रहे हैं, एक तो 9 का और एक 11 का। तो किसी भी क्रमिक युग्म के प्रथम घटक का यदि एक से अधिक कोई प्रतिबिंब मिलता है तो वो संबंध फलन नहीं होगा। इसलिए ये बात बिल्कुल क्या हो गई, रॉन्ग हो गई कि f a से b में एक फलन नहीं है, बल्कि f a से b में संबंध कब होता है, यदि किसी क्रमिक युग्म में प्रथम घटक प्रथम समुच्चय से और दूसरा घटक द्वितीय समुच्चय से अगर संबंध रखता है, इसका मतलब ये फलन है। आइए चेक करते हैं। 1 प्रथम समुच्चय से है क्या, हाँ है। 2 है क्या, हाँ है। 3 है क्या, हाँ है। 4 भी है और 2 भी है। दूसरा अवयव देखते हैं b, ये भी इसमें है, 9 भी इसमें है, 1 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 11 भी इसमें। मतलब पहला घटक पहले समुच्चय से और दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से संबंध रखता है। इसका मतलब f a से b में एक संबंध है, ये बात सही है। दूसरा वाला रॉन्ग है। क्यों? इसका रीजन है f
इसको लिख देते हैं एफ ए से बी में एक फलन नहीं है क्योंकि दो क्रमित युग्म 2,9 तथा 2,11 में प्रथम घटक 2 के एक से अधिक प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें देखा कि अवयव 2,9 और 2,11 में 2 के एक से अधिक प्रतिबिंब अर्थात 2 9 से भी संबंध रखता था और 11 से संबंध रखता था। यदि किसी क्रमित युग्म के प्रथम घटक का एक और एक से अधिक संबंध होता है तो इसका मतलब वो संबंध एक फलन नहीं है। ये बातें हमने सीखी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन में देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए कि f इक्वल टू ए बी कामा ए प्लस बी बिलोंग करता है ए बी जेड से, मतलब कि पूर्णांक संख्या से द्वारा परिभाषित फलन जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या f जेड से जेड में एक फलन है? उत्तर का उचित भी स्पष्ट करना है। इसमें दिया है f, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा f such that f इक्वल टू ए बी कामा ए प्लस बी। ठीक है, ये दिया है और इसमें करा है ए बी बिलोंग टू जेड से, मतलब पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करता है, जेड क्रॉस जेड का उप समुच्चय है। तो पूछ रहा है क्या f जेड से जेड में एक फलन है? जेड से जेड में एक फलन है, ये चीजें बताना है हमको। ठीक है, आइए चेक करते हैं। जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है, तो बात ठीक है। जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, मतलब इसमें नेगेटिव भी आना चाहिए, 1 2 3 4, ये भी सारी चीजें, जीरो भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी नंबर भी हो। इसका मतलब पूर्णांक धन और ऋण दोनों हो, साथ ही साथ जीरो भी हो, उसे कहेंगे पूर्णांक संख्या है। अब इसमें देखिए क्या ये एक फलन है, तो पहले इसका उप समुच्चय पर हम एक अवयव लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 मतलब और a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 लेते हैं और 0 बिलोंग करता है जेड से भी, मतलब ये पूर्णांक भी है जेड। तो या फिर इसमें 0 रखकर चेक करते हैं क्या ये फलन जो है, ये चीज जो है, क्या ये संबंध से फॉलो करता है। आइए चेक करते हैं। जब a इक्वल टू 0 रखा हमने और b इक्वल टू भी 0 मान लिया हमने, क्योंकि a 0 और b 0 दोनों है और 0 पूर्णांक संख्या से संबंध भी रखता है, इसके लिए मतलब ये चीजें फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन 0 हम रख सकते हैं। आइए चेक करते हैं क्या आता है। तो f अगर 0 बनाए हम, a कामा b इक्वल टू 0 कामा 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये x के लिए है, मतलब ये x के स्थान पर है। y के स्थान की चेक करें हम तो a प्लस b मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो एक क्रमिक युग्म बना हमारा क्या, 0 कामा 0 का। ठीक है, एक क्रमिक युग्म और हम लेते हैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 का। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 का हम चेक करते हैं। तो पहले x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू क्या आएगी, a कामा b, a b मतलब 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। फिर y की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b। ठीक है, मतलब a की जगह 0 और b की जगह क्या 1। 0 प्लस 1 को एड करेंगे क्या आएगा 1, और क्रमिक युग्म क्या हमारा बनकर तैयार हुआ 0 कामा 1। एक बात हम इसमें देख रहे हैं कि 0 कामा 0 भी है और 0 कामा 1 है।
और जीरो का प्रतिबिंब जीरो भी है और जीरो का प्रतिबिंब एक भी है, मतलब जीरो के एक से अधिक प्रतिबिंब हो गए और ये बात क्या हो गई फलन के लिए गलत। मतलब ये जो कंडीशन दिया है एफ ए बी कामा ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड, क्या ये फलन है? तो ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो के एक से अधिक प्रतिबिंब आ गया, इसलिए ये बात क्या हो गई? रॉन्ग हो गई कि ये फलन नहीं है। इसमें लिखेंगे यह फलन नहीं है क्योंकि क्रमित युग्म 0,0 तथा 0,1 में 0 के एक से अधिक प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सवाल कि ये संबंध एक फलन नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 दिया है। यफ a से n में और दिया है यफ n इक्वल टू n का महत्तम अभाज्य गुणक है द्वारा परिभाषित है। यफ का परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है a इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन में 12, a इक्वल टू दिया है 9, 10, 11, 12 और 13 और यफ a से n में एक फलन है। इसमें दिया है यफ, दूसरी कंडीशन दिया है यफ n इक्वल टू n का महत्तम अभाज्य गुणक, n का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है, यफ का परिसर निकालना है हमको, परिसर इसमें फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इसको क्रमिक युग्म बनाते हैं। यफ इक्वल टू हम लिखते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर क्रमिक युग्म अगर हम बनाए यन, मतलब यन यक्स की जगह तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो इसमें दिया है। वाई की जगह क्या आएगा? जो यक्स की वैल्यू लेंगे, मतलब अगर यहाँ यन लेंगे, अगर यहाँ यन ले रहे हैं, मतलब यहाँ यन की कोई वैल्यू ले रहे हैं यक्स, सपोज करो ये यन है, यहाँ यक्स, इसको यन ही लिख लेते हैं। यन मतलब ये इसकी वैल्यू लेंगे। फिर यफ यन का मतलब वाई, यफ यन का मतलब क्या है? वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी? n का महत्तम अभाज्य गुणक आएगा। जैसे n ले रहे हैं, x की जगह अगर n ले तो y की जगह क्या लेंगे? 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो पहले देखते हैं 9 का गुणक कौन कौन से हैं। अगर 9 को हम ब्रेक करें तो देखें 9 गुणे 1 भी हो सकता है, 3 गुणे 3 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? 1 गुणे 9 हो सकता है। तो x की जगह पर 9 हमने लिया, ठीक है। y की जगह पर क्या लें? x का कौन सा गुणक लें? 1 लें कि 3 लें कि 9 लें? इसमें क्या है? महत्तम गुणक लेना है, महत्तम अभाज्य गुणक लेना है। ठीक है, तो इसमें अभाज्य कौन है? एक अभाज्य नहीं है, 3 है और 9 नहीं है। इसका मतलब 3 लेंगे। तो 9 के साथ किसका रिलेशन बनाएंगे? 3 का। ठीक है, अब चलिए n की जगह लेते हैं 10। तो 10 का आइए गुणक बनाते हैं। तो 10 का कितना बनाएंगे? 10 इंटू 1, फिर 5 इंटू 10 या फिर 1 इंटू 10। ठीक है, तो 10 के साथ 10 का गुणक क्या है? 1 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों में देखिए दोनों अभाज्य हैं, लेकिन लेंगे तो इसका जो बड़ा वाला होगा महत्तम, इसमें तो 2 लेते हैं, इसमें लेते हैं 10 के साथ, इसमें 10 का गुणक देखें तो 10 है, 1 भी है, 5 है और 2 है, फिर 1 है, 10 है। तो इसमें गुणक कौन कौन सा? 10 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 10 है। तो इसमें गुणक कौन सा लेंगे? जो महत्तम अभाज्य होगा। तो अभाज्य 1 है, एक अभाज्य नहीं है, इसमें अभाज्य 2 है और 5 है। तो लेंगे कौन सा? बड़ा वाला, महत्तम वाला। तो इसमें लेंगे 5। तो 10 के साथ 5 को बनाएंगे। ठीक है, आइए और लेते हैं 11। यदि 11 लें तो 11 का होता है 1 गुणे 11 और 11 गुणे 1। तो 11 का कितने गुणक आए? 2, 1 और 11। तो लेंगे इसको जो बड़ा वाला महत्तम है। तो 11 के साथ 11 को ही लेंगे, इसलिए 11 के साथ 11। फिर आइए हम इसको 12 लें। तो 12 के गुणक तो 12 इंटू 1 या फिर 3 चौ 12 और क्या ले सकते हैं? 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। ठीक, तो इतने गुणक हैं इसके 12 के। तो 12 की का अभाज्य गुणक 1 है और एक 3 है।
तो ले किसके इसमें बड़ा वाला ले, तो 3 लेते हैं, तो 12 के साथ लेते हैं 3 को। अब लिखे 13, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1। तो इसमें 13 के साथ किसको लें, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो बड़े वाले को लेते हैं, 13 को लेते हैं, तो 13 लेंगे, तो 13, ये तो बनके रेडी हो गया हमारा फलन। ठीक है, आइए अब इसका परिसर हमको बताना है। परिसर क्या होगा, परिसर इसमें क्या आएगा, परिसर मतलब जिसमें जितने क्रमिकों को भाग ले रहे हैं उसके द्वितीय घटक के अगर समुच्चय को बना लें तो हो जाएगा परिसर। इसके सभी क्रमिकों में द्वितीय घटक क्या है, 3 है, 5 है, 11 है, फिर 3 है और 13 है। तो पहले 3 लेते हैं, फिर क्या लें 5, फिर 11, फिर 3 तो एक बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे, फिर 13। तो ये थे इसके परिसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 12 थे, जो कि ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले वाले चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के संबंध और फलन के बारे में। तो पहले हमारी कॉन्सेप्ट चलेगी, फिर उसके बाद जो उसके बाद एक्सरसाइज होगी वो चलेगी, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज, ऐसे चलती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।